सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आए हैं तो आपने जान लिया होगा कि मैथ्स मैजिक हमारा क्या काम करता है। अब आपको राजस्थान में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान में होने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स मैजिक नाम का ये प्लेटफॉर्म आपको सबसे अच्छे सॉल्यूशन, जो बेसिक, देखो मैथ्स के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आप पुराने पेपरों में देखेंगे क्या कि पुराने पेपर में क्वेश्चंस बहुत आसान आए हुए हैं, कई बार पेपर टफ भी आ जाता है। लेकिन जो आर्ट्स के या फिर और बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स के नाम से ही सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, वो पेपर इतना टफ हुआ कि लोग हैं जो उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप ये समझे, सेकंड पेपर में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि आपके मतलब प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो 71 कुछ गई है इस बार, और आप मैथ्स का और रीजनिंग का इनका पार्ट देखेंगे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स को भी अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट में डालना पड़ेगा। तो आपकी जो मैथ्स जो वीक हो रही है उसको आसान बनाने के लिए, टफ बनाने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है मैथ्स मैजिक। इसमें सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन है? जो इसका यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सारे जो कोर्स हैं और सारे जो एग्ज़ाम हैं इनके पीवाईक्यू, और एग्ज़ाम के हिसाब से पीवाईक्यू और टॉपिक के हिसाब से पीवाईक्यूज़, उनका सॉल्यूशन मिलेगा, बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इन, और वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। और अगर आप इन सॉल्यूशंस को भी पढ़ते जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, फिलहाल में अभी आरपीएससी द्वारा पीएसआई एग्ज़ाम के लिए घोषणा की गई थी, जिसका शायद एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2026, सॉरी 5 अप्रैल 2026 को ये एग्ज़ाम प्रस्तावित है इसका। और इस एग्ज़ाम से पहले जो आरपीएससी द्वारा जो 2016 की भर्ती है उसमें पेपर हुआ, और आरपीएससी द्वारा 2021 की भर्ती है उसमें पेपर हुआ। तो आपके जितने भी पेपर, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसमें चाहे मैथ्स के 2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के पीएसआई में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन, आप ये मानिए कि 16 नंबर हो गए। अब 16 नंबर से आप मेरिट्स के बाहर ही नहीं बल्कि आप टॉपर की स्थिति में भी जा सकते हैं और आप सिलेक्शन की स्थिति में भी जा सकते हैं। तो बाहर होने से बचने के लिए आपको एक एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। अभी हमारे पास लगभग लगभग 9 महीने हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन 9 महीने पूरे नहीं देखेंगे तो अपन मात्र 2 3 4 पेपर हुए हैं। आप सबसे पहले तो जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन देखें, प्लस जो यूट्यूब पे मैथ्स मैजिक द्वारा, मेरे द्वारा, सबसे पहली बात एसएससी में लगभग बहुत थोड़ा सा इसका, राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसका लेवल, इससे लेवल थोड़ा सा हाई आता है। और एसएससी के एग्ज़ाम्स लगभग मैंने 4 बार क्लियर किया है, और 2 बार से मैं मतलब फ़िलहाल में एसएससी द्वारा किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड भी हूँ। लेकिन आप इस चीज़ को मत देखिए, मैं आपको मैथ्स उस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ जिस तरीके से मानो कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़े, आप एट ए टाइम क्वेश्चन देखें और उसका सॉल्यूशन करें। ऐसा हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बेसिक समझ अगर आपकी बन जाएगी तो आप कम से कम क्वेश्चन को, एक अप्रोच आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसको किस तरीके की तरफ अपन को ले जाना है, सॉल्यूशन की तरफ, तो वो अप्रोच आपको मिले। ठीक है, तो पीएसआई की मैं बात कर रहा था। पीएसआई में 2016 भर्ती पेपर है जो 7/10/2018 को हुआ। इसी प्रकार 2021 की भर्ती में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो सारे अपन करेंगे। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे मैथ्स मैजिक केवल और केवल मैथ्स को डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सवाल देखते हैं। ये पेपर कौन सा है आपका? पीएसआई 2016, जो कि 7/10/2018 को लगा था। ठीक है, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल, ये पीएसआई 2016 का सवाल है और 7/10/2018 का है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैथ्स में क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बेसिक्स हैं, मैं आपको यहीं क्लियर करवाते चलूं, ताकि धीरे धीरे धीरे, यदि आप कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, मान लो कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देख लेंगे कहीं भी, लेकिन उसके साथ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो वो और भी बेहतर चीज़ मेरे ख्याल से आपके लिए होगी। ठीक है, 2 उम्मीदवारों को चुनाव में, जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी?
कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन आसान सवाल पढ़ते ही, जैसे इस सवाल में आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो भी चुनाव से संबंधित सवाल आते हैं उसमें अपन दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो वैध मत और एक अवैध मत। ठीक है, क्या मैं बात कर रहा हूं, वैध मत और अवैध मत। ठीक है, अगर अवैध मत का कहीं जिक्र नहीं किया गया है तो मतलब कोई भी मत मतलब अवैध घोषित नहीं किया गया है, मतलब कोई वोट डाला गया और उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बीच हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या, जैसे आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे कि कुल मत हैं वो 100% हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ज़्यादा इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। माना कुल मत हैं 100%, ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने क्या है, माना है। आप क्या देखेंगे, आपको ये जो भी लिखा जा रहा है यहाँ पर, ये फाइल है मैथ्स मैजिक का, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लें। दूसरा, हम क्या करते हैं कि जो पीवाईक्यूज आपको यहाँ सॉल्व कराए जा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम बाई एग्जाम हम डेट बाई डेट कोशिश करेंगे कि आपको क्विज फॉर्मेट में भी मिलें, ताकि आपको उनके क्वेश्चन, और कई बार क्या है सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। एसएससी में तो ऐसा काफ़ी बार होता है, क्या कि आपके जो पुराने क्वेश्चन हैं वो सीधे डायरेक्टली मिलते हैं, और राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में भी होता है। अगर डिजिट भी चेंज नहीं होगी तो मतलब कॉन्सेप्ट तो कम से कम चेंज नहीं होगा। आप उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, दिन में 2 3 4 2 3 4 5 7 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में आपको सीधा क्या मानना है, 100%। कितना माना कि कुल मत हैं वो कितने हैं, 100% है। ये क्या है, कुल मत। आप विश्वास मानिएगा कि मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलूँगा जो आपको एक ऑफलाइन बैच में या किसी पेड कोर्स में मतलब आपको समझाया जाएगा कि सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, जब तक मेरा सवाल खत्म होगा वो सारे सवाल लगभग लगभग पूरी तरीके से मैं खत्म करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, 39% मत प्राप्त हुए और 19,800 मतों से पराजित हुआ। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन होगा विनर का, एक सेक्शन होगा लूजर का। ठीक है, ये मानिए आप, और ये सेक्शन है विनर का। कौन से का, विनर का। हमको लूजर के बारे में बताया गया है कि लूजर को 39% वोट मिले हैं। लूजर को कितने वोट मिले हैं, 39% वोट मिले हैं। यदि 100% वोट थे कुल और जो हारने वाला है उसको 39% वोट मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, जीतने वाले को वोट मिलेंगे 100 माइनस 39%। ठीक है, 100% माइनस 39%, और ये हो गया आपका 61%। ठीक है, कितना हो गया आपका, 61%। अब मुझे एक बात बताइए, जीतने वाले को मिले 61% और हारने वाले को मिले 39%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के हिसाब से 19,800 मतों से वो पराजित हुआ है। ये 19,800 जीतने वाले और हारने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके मतों का अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 19,800 जीतने वाले और हारने वाले का अंतर है। और प्रतिशत के हिसाब से यदि हम अंतर देखें, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से यदि हम अंतर देखें तो आप देखेंगे क्या, पिछले ही पेज पे ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से मैं देखूं, प्रतिशत के हिसाब से अंतर है 61 माइनस 39। ठीक है, और ये हो गया लगभग 22%। 22% प्रतिशत के हिसाब से अंतर कितना आ रहा है अपना, 22%। देखिए ठीक तो किया है मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, 22% ये प्रतिशत के हिसाब से है, और प्रश्न के हिसाब से संख्या कितनी है, 19,800। तो आपको कंपैरिजन के लिए मिला है क्या, आपके हिसाब से अंतर है 22% और प्रश्न के हिसाब से वो वोटों की संख्या कितनी है, 19,800। ठीक है, यहां तक पहुंचते आपका प्रश्न लगभग लगभग सोल्व हो चुका है और आपको सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है। और ये चीज आपको पूरे मैथ्स में ध्यान रखनी है। क्या, एक एक नियम को बहुत ही मतलब किसी किसी एग्जाम में राजस्थान में टॉपिक भी आता है ये, और ये टॉपिक देखने को एक एक नियम में आप पढ़ेंगे तो सिर्फ इसके सीधे सवाल करेंगे 10 15 20 सवाल के और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जो यूज है ये बहुत ही ज़्यादा है और आपको ये समझना पड़ेगा। जिसको देखो मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं करने, मैथ्स में कोई ट्रिक्स याद नहीं करनी, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको उसको चीज़ों को समझना पड़ेगा। यदि 22% की वैल्यू 19,800 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 19,800 बटे में
22। थोड़े बहुत पहाड़े आपको याद करने होंगे। प्रश्न में पूछा क्या है हमसे, कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए मतों की संख्या, और कुल डाले गए मतों की संख्या अपन ने क्या मानी है, 100%। क्योंकि अवैध मत का कोई जिक्र नहीं था, तो ये जो कुल मत हैं वही कुल डाले गए मत हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यदि प्रश्न में कोई वोट इनवैलिड घोषित किया गया है तो वो आपको प्रश्न पूछने वाला बताएगा, वो प्रश्न में वो लाइन लिखी होगी। अगर वो लाइन नहीं लिखी हुई है तो सारे मत वैध मत हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो जो जो मत डाले गए हैं वो ही टोटल हैं, तो वो होंगे 100%। ठीक है, हमारा कितना होगा 100%, तो 19,800, देखिए एक बार, 19,800 बटे में 22 इंटू में 100। मुझे एक बात बताइए, प्रथम दृष्टया मैं समझता हूँ कि आपको 22 का पहाड़ा याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको 22 का पहाड़ा याद नहीं है कोई बात नहीं, आप 2 से फिर 11 से इस तरीके से काट सकते हैं। अगर थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 30 तक पहाड़े याद कर लें, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 तक तो लेकिन कम से कम याद करें, 20 तक तो कम से कम याद करें। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स में एक खास बात यह है कि आपको टाइम खूब मिलेगा। जब आपको टाइम खूब मिलेगा तो आपको कोई ट्रिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मतलब बहुत सारी स्पीड से चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही करने की जरूरत है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से काटेंगे तो ये आप देखेंगे इकाई के अंक से भी अपन देख सकते हैं, लगभग 9 बार भाग जा रहा है, और ये हो गया 900। ठीक है, 900, 900 इंटू 100, और ये हुआ आपका 90,000। मतलब कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, 90,000। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो समझने वाली बात इस सवाल में क्या थी, अवैध मतों का जिक्र तो नहीं हुआ है, अवैध मतों का जिक्र हुआ है तो उन्हें पहले 100% में से हटा देते, नहीं हुआ है तो सीधे डायरेक्टली उसको करेंगे। और क्या देखेंगे कि हारने वाले मतों के बीच में अंतर क्या है, और परसेंटेज में वो हमारा अंतर क्या आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे क्या, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4850 तक बढ़ता है तथा 3 वर्षों में यह 5335 रुपए हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। सवाल देखिए, सबसे पहले तो YouTube पे इसके जो सॉल्यूशन चलते हैं वो देखिए। सॉल्यूशन में देखता हूँ, माना कि कोई धन है P, वो 2 वर्षों में कितना हो गया, वो 2 वर्षों में हो गया 4850, और वो धन कितना 3 वर्षों में कितना हो गया, 3 वर्षों में हो गया क्या 5335, 5335। ठीक है, 5335, इनका अंतर कितना है 485 रुपए, और ये कितने रुपए में मिला है, कितने समय में मिला है अपन को, 1 ईयर में। तो ब्याज की दर अपन देखेंगे क्या, 485 रुपये अपन को ब्याज मिला, और कितने पे मिला ये 4850 पे, इंटू में 100, और ये 10 बार कट गया, और ये 10, ब्याज की दर आ गई 10%। ठीक है, आंसर ये करके हम निकल जाते हैं। लेकिन क्या समझे आप इससे, ये यूट्यूबर के जो शॉर्ट्स में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, मैं भी डालूंगा इसे, मुझे भी डालना है भाई, मुझे भी तो बच्चों को अट्रैक्ट करना है कि यहाँ इतने शॉर्ट और सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कुछ नहीं पता, किसी का जो बेसिक था वो क्या था, इसके पीछे की क्या कहानी थी, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इस बात से कोई मतलब नहीं किसी को। सीधा ये आए, एक 15 सेकंड का 30 सेकंड का एक वीडियो बनाया जिसके अंदर क्वेश्चन को डाला, और क्वेश्चन डालने के बाद सॉल्यूशन निकाल के दे दिया 10 सेकंड में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप में से ईमानदारी से आप में से कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया, और जितने भी लोगों को ये सवाल समझ में आया तो वो मुझे दूसरा सवाल करके दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसे मैं लास्ट में करवाऊंगा अभी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो 2 वर्षों में 4850 था, मैं कह रहा हूँ ये 2 वर्षों में हुआ 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और 5 वर्षों में हो गया 27,000 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, बताइए इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया है ना, आप परेशानी को समझिए। परेशानी क्या है, यदि आप किसी सवाल की तह तक नहीं जाएंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे, तो आप हमेशा रटते रहेंगे। और कितनी चीज़ें रटेंगे मुझे बताइए, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आप काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ होती है या फिर बार बार भूल जाते हैं। वो भूलने का कारण क्या है, वो भूलने का कारण ये है क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कम करी है। और आप कोई भी एग्जाम दें, कम से कम पुराने आए हुए क्वेश्चंस को तो करके जाएं, उनके बेस्ट सॉल्यूशन देख के जाएं, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें रहें। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शॉर्ट्स वाला सॉल्यूशन है ये मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग यहाँ से भी इसको बहुत अच्छा समझ के और सीधा करेंगे। लेकिन केवल अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा,
यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ सिर्फ डिजिट चेंज होगी, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये बदल दिया मैंने, कीजिए। ये 2 ईयर में 8,000 हो गई राशि, और ये 5 साल में 27,000 हो गई। अब मुझे ब्याज की दर बताइए। इसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने की बात क्या है, देखिए, माना कोई मूलधन है P, जो ब्याज की दर R पर, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, R% है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अंदर जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। थोड़ी चीज़ें आप भी करेंगे अपने हिसाब से, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब पे कोई आदमी आएगा आपको फ्री में सारी चीज़ें बताएगा और आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको क्लास ध्यान से देखनी है, कम से कम 2-2 बार उन सवालों को करना है और इन्हीं तरीके से करना है। मैं, आप ये मानिए कि बेस्ट सॉल्यूशन रखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। बेस्ट सॉल्यूशन कैसे, कि बच्चे को कम से कम दिमाग पे जोर डालना पड़े और वो क्वेश्चन छोड़े नहीं, चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसके लिए ये नहीं रखे, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए इससे बढ़िया इस सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। नहीं, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। सीआई में जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, क्या, मिश्रधन, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी में अच्छी है तो आप इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि मैथ्स में राइटिंग का कोई महत्व नहीं है। अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1+R/100 की पावर समय। इस चीज़ को देखेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप कोई सा भी कैसा भी सवाल आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि नहीं ठीक है, अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूं, ये कोई धनराशि थी P, ये R% की दर से, ये 1 ईयर में, ठीक है, दर हमेशा अपनी R% ही रहेगी। R% की दर से 1 ईयर में अमाउंट A1 में बदल गई, ठीक है, और ये A2 में बदल गई 2 ईयर में, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं 2 साल में जो अमाउंट हमको मिला है, मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अपन क्या करेंगे, इसको A1 A2, 3 साल के लिए मैं A3 यूज करूंगा, 4 साल के लिए A4 यूज करूंगा। ये सिर्फ आपको डिनोट करने के लिए है, ठीक है। यदि अमाउंट का फॉर्मूला ये है तो कोई मुझे बताएगा A2 कितना होगा। A1 में तो T की पावर 1 है, ठीक है। A2 होगा क्या, P। अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, मुझे पता है कि चल क्या रहा है, सर ये क्या करवा रहे हो, इससे अच्छा कितना अच्छा सॉल्यूशन आपने, इसीलिए मैंने सबसे पहले वो सॉल्यूशन करवाया है जो आपको पसंद आता है। लेकिन सिर्फ उससे वही सवाल होगा, आगे का नहीं। A3 के बारे में बताएंगे मुझे, P 1+R/100 की पावर 3, ठीक है, 1+R/100 की पावर 3। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, A3/A2। एक बार अनुपात लीजिए इनका, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दर। मैं सब कुछ मन से नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैं ये अनुपात ले रहा हूँ, पहले ये ज्ञात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ सूत्र में मैंने फॉर्मूले में टी का मान रखा है और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 वर्ष में 3 वर्ष में इतना हो जाएगा ये गिवन है, तो वो हमने रख लिया इसमें। अब मुझे ब्याज की दर चाहिए, मूलधन नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं मूलधन को यहाँ से हटा दूं। और मूलधन को यहाँ से हटाने का एक तरीका ये है, क्या, एक ही तरीका ये है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मूलधन P से P कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, तो और डिवाइड करने में भी यहाँ पावर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ घातांक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जब ये ज़्यादा है तो हम बड़े वाले को ऊपर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, A3 में A2, और ये क्या हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 1+R/100 की पावर 3 है, और नीचे 1+R/100 की पावर 2 हो जाएगा क्या। चलो एक बार के लिए पूरा ही लिख लो आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 1+R/100 की पावर 3, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला है, इससे इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। जब अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P 1+R/100 की पावर T, और ये मूलधन 1+R/100 की पावर 2। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीधे प्रश्न से नहीं लिख सकते हैं। 2 वर्ष का समय आपको दिया गया था, 3 वर्ष का समय आपको दिया गया था, ठीक है, तो अमाउंट आपने लिख लिया। अब आप देखेंगे क्या, P से P कैंसिल, ये पावर 2 है, जब बटे में है तो जब आधार समान हो तो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। इस तरीके से समझिए आप, तो जब आधार समान हो तो ऊपर जाके किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जैसे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए।
दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल ठीक है। क्या? जब क्या हो, आधार समान हो, तो A3/A2 की मैं बात कर रहा हूँ। A3/A2 ये हो जाएगा 1+R/100 की पावर 3 - 2। आधार समान है, और 3 - 2 क्या होता है? 1 ही होता है। तो वापस से क्या, यहाँ से देखेंगे अपन क्या, ये A3/A2 1+R/100 की पावर 1 ही हो गया वो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सर आप हमसे कह रहे थे कि आप तो हमें बेसिक सिखाएंगे, आप ये इतना ज़्यादा बेसिक सिखाने लग गए कि हम तो इससे अच्छा तो हम वही याद कर लेंगे, लेकिन इससे सिर्फ आप वही सवाल कर पाओगे। अब एक बार पीछे चलते हैं क्या, एक बार सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं क्या। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4850 रुपये तक बढ़ता है, तथा 3 वर्षों में यह 5335 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताएंगे कि वहां जो हमने पूछा था उसके हिसाब से हमने जो बनाया है क्या, हमने जो ये किया है, इसमें A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू प्रश्न में 5335 दे रखी है क्या, 5335 दे रखी है। और A2 की वैल्यू कितनी है? 4850। ये वैल्यूज आपको यूं सोच के याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष में मिश्रधन इतना था, 3 वर्ष में मिश्रधन इतना हो गया, ठीक है। और ये सीधा बराबर किसके था? 1+R/100 के, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, एक को इधर लेंगे, एक को इधर लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, फिर एलसीएम ले लेंगे, 5335, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, 4850 - 1, क्या 4850 - 1 R/100, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, 5335 -4850 अपॉन में 4850 R/100। समय अपने पास बहुत है, एग्ज़ाम में बहुत रहता है, पहले चीज़ों को समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे क्या, इससे देखिए, इससे आगे अपन सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा R = पूरा ही देख लीजिए ताकि आप गड़बड़ नहीं करें, 485 बटे में 4850, ठीक है। और इस पक्षांतरण कर लेंगे 100 का, तो R आ जाएगा अपने पास कितना, 485 इंटू में 100। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो वो जो अपन ट्रिक देख रहे थे, वो जो अपन एक स्मार्ट सॉल्यूशन देख रहे थे कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो गया, 3 वर्ष में इतना हो गया, समय का अंतर यहाँ पे 1 वर्ष था और अमाउंट का अंतर हमारे पास 485 रुपये था। तो 485 रुपये का ब्याज हमें 1 वर्ष में 4850 रुपये पर मिला, और हमने दर देखी है। इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो फाइनली हम इसी एक्सप्रेशन पे पहुंच गए हैं। कैसे, ये देखिए, इसी एक्सप्रेशन पे अपन पहुंच गए हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो दर हमारी 10% आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो दर हमारी क्या आ जाएगी, 10% आ जाएगी। सर आपने इतना बड़ा सॉल्व किया और उसके बाद इस एक्सप्रेशन पर पहुंचे, और आपने हमें यहाँ एक ही सेकंड में बता दिया था कि इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो फिर अंतर क्या रहा? अंतर यहाँ रहा। देखो बच्चों, वहां पे हमारा A2 A3 फिक्स था और अपन ने ये कर लिया, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा था, जो कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस आ रहा था, वो समझाने वाली बात ये थी, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि ये किस प्रकार ये किस प्रकार बनता है, ठीक है। ये किस प्रकार बनता है, यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पावर 2 थी, इनका डिफरेंस 1 आया था क्या, इनका डिफरेंस क्या आया था, 1 आया था। तब अपन ने इसको सीधा वहां से ट्रिक पे सॉल्व कर लिया था। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जैसे क्या आपने देखा ये, ठीक है। अब मैं समझाना चाह रहा हूं ये, हम इस चीज को देखें, आप फॉर्मूला जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में एक बार फिर से लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू पी। हर बार आपको चीजें कुछ नहीं मिलेंगी तो कंफ्यूज नहीं होगा फाइल में, 1+R/100 की पावर टी, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब आप, मैं कह रहा हूँ 2 ईयर में 8000 हो जाता है, तो ये क्या A2 की वैल्यू है? बिल्कुल सर, A2 की वैल्यू है ये। 5 ईयर में 27,000 हो जाता है, क्या ये A5 की वैल्यू है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और आप पुराने वाले को यदि फॉर्मूले को देखते हैं, क्या पुराने वाले यदि फॉर्मूले को आप देखते हैं तो उसमें क्या देखेंगे आप? एक मिनट रुकिए। पुराने वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें ये जो तीन, ये जो एक है पावर में, ये 3 - 2 है, यहाँ से आया था ये। क्या? यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए। तो इस चीज़ को समझने से अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में बना लेते हैं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बना लोगे? क्या? जो मिश्र धनों का अनुपात है, क्या मिश्र धनों का मिश्र धनों का अनुपात, बहुत अच्छी चीज आप सीखने जा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। मिश्र धनों का जो अनुपात है, उससे हमें क्या ज्ञात होता है? 1+R/100 समय का अंतर। ये जो पावर होती है, ये समय का अंतर। अब आप सीधा ही कोई सा भी सवाल हो, क्या सीधा ही कोई सा भी सवाल हो, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है। अब आप कोई सा भी सवाल हो, आप देखेंगे, देखो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को मतलब टफ नहीं समझें। आप एक बार ढंग से पढ़ें, किसी अच्छे टीचर से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सवाल में मैं इसको 10 सेकंड में भी खत्म कर सकता था, और पिछले 10 मिनट से मैं आपको ये सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ये आपके लिए समझना जरूरी है, ताकि आप सवालों को छोड़े नहीं, ठीक है। तो आप देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। मिश्र धनों का अनुपात, बड़े वाले के ऊपर ले लेते हैं A5, सर ले लीजिए, क्या 27,000 प्रश्न में दे रखा है। नीचे वाले को कितने ले लेते हैं सर? 8,000 क्वेश्चन में दे रखा है। इधर 1+R/100 की पावर, समय का अंतर कितना है सर? 5 - 3, क्योंकि A5 और A3 अपन को दे रखा है, A5 और A2 अपन को दे रखा है, सॉरी, A5 और A2 दे रखा है अपन को, तो 5 - 2, 5 - 2 दे रखा है, तो ये पावर 3 हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा, हाँ, इस तरफ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप? ये 5 - 2 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 27/8, और इधर से 1+R/100, ठीक है, इधर से 3 हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे, पावर 1/3 कर देंगे अपन दोनों तरफ, ताकि वहाँ पे चेंज हो जाइए। तो क्या करेंगे? 27/8, 27/8 की पावर 1/3, 1+R/100, क्योंकि अपन को आर का मान निकालना है ना। 27 3 का क्यूब होता है, और 8 2 का होता है। एक को इधर लिया, R/100, और R बराबर आ गया कितना? 1/2 × 100, 50%। समझे क्या? अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप सीधा इस स्टेप पर आ जाते हैं, आप सीधा इस स्टेप पर आ जाते हैं, और यही हमने वहाँ किया था। तो आप इधर उधर भटकने की बजाय, इधर उधर भटकने की बजाय कैसे, इधर उधर आप डायरेक्ट देखेंगे कि हाँ ये हुआ, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से इधर उधर भटकने की बजाय अगर आप सीधा इसी पे आ जाएंगे, ठीक है, आप सीधा इसी स्टेप पर आ जाएंगे, तो आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, और ऐसे आप काफ़ी सारे सवाल करने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ राजस्थान PSI में जो आए हुए हैं हम उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल, दो मिश्र धातुओं में तांबे तथा टिन का अनुपात 3:4 तथा 1:6 है। प्रथम मिश्र धातु से 7 किलोग्राम, द्वितीय मिश्र धातु से 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई है। उस नई मिश्र धातु में तांबे व टिन का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको सवाल दिख रहा है?
सवाल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक से। नहीं होगा तो जो मैंने पढ़ा है उसे सुन लीजिए, 2-3 बार वापस सुनिए, कॉपी में लिख लीजिए, आ जाएगा आपको। कॉपी पेन आपको फिलहाल में आप नहीं लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे कोई क्लास चालू हुई थी, एक बार देख लेते हैं पीएसआई में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उन कम से कम अगर सवालों को नहीं लिख रहे आप, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इन चीज़ों को लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो ये क्लास है यूट्यूब पर, बार बार आप देखेंगे, आप जितना देखेंगे उतना थोड़ा सा यूट्यूब को समझ में आएगा कि ये शायद कंटेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बार देखने के बजाय आप 2-3 बार देखिए, समझिए और चीज़ों को कलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, जब तक आप कलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो आपके पास चीज़ें होंगी नहीं बाद में देखने के लिए। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, जैसे दो मिश्र धातुओं में तांबे व टिन का अनुपात। आप देखिए कि ये पीवाईक्यूज अपन सॉल्व करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया अपने किसका, शायद देखिए, हाँ, पहला जो क्वेश्चन आया वो अपना चुनाव वाले सेक्शन से आ गया, परसेंटेज के चुनाव वाले सेक्शन से। अगला जो क्वेश्चन अपन ने देखा, अगला जो क्वेश्चन आ गया वो सीधा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज से, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज से। और फिर उससे जो अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया मिश्रण से, अनुपात समानुपात अनुपात से, मिश्रण से आ गया। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं तो आपके हर टॉपिक का एकदम से मतलब अभी 1 मिनट पहले अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी थी, उससे 10 मिनट पहले अपन ने परसेंटेज के चुनाव वाले सेक्शन की बात करी थी और फिर अपन मिश्रण पे आ गए। तो आपका एक रिवीजन और एक पॉइंट, मतलब आपको ये लिखना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको ये समझना ही पड़ेगा। और कर भी हम उस तरीके से रहे कि मैंने अभी तक आपको कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ याद करने को नहीं कही, 20 का पाड़ा याद करने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक इस डर को निकालें, क्योंकि अब जो समय चल रहा है उस समय में जितने भी मार्क्स हैं आपके मैथ्स के, चाहे वो कम मार्क्स हों चाहे ज़्यादा मार्क्स हों, लेकिन वो मैटर करते हैं। और वो मैटर तब तक करेंगे जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसे डायरेक्टली नहीं छोड़ें। ठीक है, मैं काफ़ी सारे बच्चों से मिला, जो अभी फ़िलहाल में मुझे एक ही एग्ज़ाम याद आ रहा है, जैसा कि इससे पहले जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी मिला था। जो आर्ट्स वाले बच्चे जिनकी जीके स्ट्रांग होती हैं वो मैथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार वो देखते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से वो पास होते हैं या तो कम मार्जिन से रह जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कम से कम उनको कम से कम पीवाईक्यू आपको काफ़ी जगह मिलेंगे, बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। लेकिन आप पीवाईक्यूज का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है ना, वो कुछ इस तरीके का मिले कि हाँ उस टाइप का ये यदि सेम सवाल आ जाता है तो कम से कम वो तो हमारा गलत नहीं है। ठीक है, कम से कम उससे या उससे संबंधित उसके आसपास के दायरे वाले सवाल आते हैं तो वो गलत नहीं हो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का मैं सीधा तरीका ये जानता हूँ कि जो मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं उससे आप समय बचाएं। ठीक है, खुद से एक्सप्लोर करना किसी भी चीज़ों को बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम जो कोशिश करते हैं कि इस सवाल का बेस्ट मेथड आपको दें, तो उस बेस्ट मेथड को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो सवालों की वैरायटी भी आप देख रहे होंगे, कभी क्या कभी क्या और कभी क्या। अब करते हैं सवाल को। ठीक है, सवाल देखिए क्या कहता है, ये हमारा कोई पहला मिश्रण है, ये हमारा कोई दूसरा मिश्रण है, हम कुछ नहीं जानते इससे पहले हम मिश्रण चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ, नहीं मैं जानता हूँ नहीं आप जानते हैं। ठीक है, ये पहला कोई मिश्रण है, उसमें ये तांबा, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तब आप सीधा लिखिए क्या, जो आपको शॉर्ट लगे। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ये तांबा और ये टिन, इसी प्रकार इसमें भी तांबा और ये टिन। प्रश्न में जो जो दे रखा है क्या, वो 3:4 में है, इसमें किस में है 3:4 में है, और इसमें किस में है 1:6 में है। आप तांबा और टिन आप इसमें देखिए कि इसमें किस में है 3:4 में है और 3:6 में है। फिर ये क्या कहता है प्रश्न, फिर हमारा प्रश्न कहता है क्या, प्रथम मिश्र धातु से 7 किलोग्राम ले लेंगे और द्वितीय मिश्र धातु से 21 किलोग्राम ले लेंगे। ठीक है, द्वितीय मिश्र धातु से कितना लेंगे, मैंने पहली मिश्र धातु है इससे 7 किलोग्राम लिया 7 kg, और द्वितीय मिश्र धातु है इससे 21 kg लिया। ठीक है, 21 किलोग्राम ले लिया अपन ने। आप क्या देख रहे हैं कि मुझे पहली मिश्र धातु से 7 लेना है, दूसरी मिश्र धातु से 21 किलोग्राम लेना है। अगर मुझे दूसरी मिश्र धातु से 21 किलोग्राम लेना है तो एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैंने 21 किलोग्राम लिया तो तांबा मेरे पास क्या 21 किलोग्राम आया था क्या, नहीं। क्या मेरे पास टिन 21 किलोग्राम आया था क्या,
नहीं। तो मुझे तांबे और टिन की जो तीसरा मिश्रण बनेगा, क्या, जो तीसरा मिश्रण बनेगा हमारा, उसके अंदर मुझे तांबे और टिन को निकालना है। सवाल अपना क्या कहता है, जो तीसरा मिश्रण बनेगा उसके अंदर मुझे तांबा और टिन चाहिए। क्या, तांबा और टिन चाहिए, जो तीसरा मिश्रण बनेगा यही चाहिए अपन को तीसरा मिश्रण के लिए, तांबा और टिन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सर ये तो नहीं है, अगर हम इसे 7 किलोग्राम लेते हैं तो नहीं। तो इसमें अनुपात समानुपात का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या कहता है कि आपको रेशो में बांटना आना चाहिए। ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये अनुपात है, ये एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान है। इस वास्तविक मान को अनुपात में बांटना है, फिर उसको लेना है हमको। ठीक है, क्या हमने एक हिस्सा लिया तो क्या एक ही हिस्सा आ गया, क्या, नहीं। उसे पहले 21 किलोग्राम के वास्तविक मान में बांटेंगे और फिर उसके बाद वहां से लेंगे। ठीक है, अब जैसे तांबे की मैं बात करता हूं, मुझे अब तांबा लेना है, तो तांबा यहां भी है और तांबा यहां भी है। ठीक है, तांबा कहां है, तांबा यहां भी है और तांबा यहां भी है। अगर मैं बांटूं, सिंपल है, आप पहले इनको बांट दीजिए यहीं पे। ठीक है, बांट दीजिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल हमारे पास कितना है, मैं तांबे की बात कर रहा हूं, पहले यहां देख लेंगे अपन कैसे। टोटल तांबे के नीचे फिर यहां लिख देंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास है 7 kg और अनुपातों का टोटल कितना है, 7। ये 7 kg था, अनुपातों का टोटल है 7। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है तांबा, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, ये तो मेरे पास तांबा क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे टोटल के बराबर टोटल है इसलिए सीधा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तांबा। इसी प्रकार मुझे अगर टिन निकालना हो, मुझे अगर टिन निकालना हो तो टोटल 7 kg है, ये अनुपातों का योग कितना है, 3 और 4 का, टोटल के नीचे टोटल, और जो निकालना है, और जो निकालना है इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। तो ये आ गया कितना, 4। ठीक है, इसी प्रकार 21 kg का देख लीजिए, ये 21 kg था टोटल, क्या था, 21 kg टोटल था, और अनुपातों का योग कितना है, 7। मुझे निकालना है तांबा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। सॉल्व करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3। और ये फिर से मुझे 21 kg था, डिवाइडेड बाई 7, इंटू में टिन के लिए मुझे 6 भाग निकालना पड़ेगा इसका, 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6, 18। कितना हो जाएगा ये, 18। ये 18 हो गया। अब मैंने इस रेशो को एक्चुअल वैल्यू में, वास्तविक मान में कन्वर्ट कर लिया। आप समझ पा रहे हैं, इस रेशो को मैंने एक्चुअल वैल्यू को वास्तविक मान में कन्वर्ट कर लिया। अब वास्तविक मान में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं रेशो ले सकता हूं। मुझे क्या निकालना है, थर्ड में तांबा, तो तांबे की वैल्यू यहां से कितनी है, 3, दूसरे मिश्रण से कितनी है, 3, अनुपात टिन की वैल्यू पहले मिश्रण में कितनी है, 4, और दूसरे मिश्रण में कितनी है, 18, दूसरे मिश्रण में कितनी है, 18। तो ये हो जाएगा 6:22। 18 और 4 कितने होते हैं, 6:22। 6:22 अपने यहाँ नहीं है कुछ भी, तो और सरल कर लीजिए इसको, 3, और ये कितना हो जाएगा, अनुपात 11। 3:11। आप समझ रहे हैं, तो मतलब PSI 2000, हाँ, आप बहुत सारे मेथड में उलझेंगे ना, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश एक साथ करेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बेस्ट मेथड कुछ था नहीं, और यही मेथड था बेस्ट। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यही मेथड था, आप इसको देखना एक बार। ठीक है, तो 3:11। तो ज़्यादा ट्रिक में उलझेंगे, ज़्यादा उसमें बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे, तो यही हाल होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न 7/10/2018 को जो पेपर हुआ था PSI 2016 का, उसमें मैथ्स में आए हुए क्वेश्चन हैं एज इट इज। ठीक है, तो PSI की तैयारी करने वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ ही जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पढ़िए क्या कहता है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में अध्ययन कीजिए तथा इसके पश्चात दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, बाढ़ राहत हेतु विभिन्न स्रोतों, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। ठीक है, इनसे इतनी, इनसे इतनी, इनसे इतनी, इनसे इतनी, इनसे इतनी। कॉरपोरेट्स, केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, लगभग अनुपात हमसे पूछा है, सॉल्व करके देखेंगे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बात का मैटर रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, क्या, उसको ध्यान से समझिए। ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, यही जो बेसिक, जो मैं सवाल शुरू करने से पहले जो आपको बताना चाहता हूं,
ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये आप इनको ध्यान रखिए, इनको लिखिए, इनको समझिए, इनका बार बार दोहरान कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में बेसिक क्या था। मैं पाई चार्ट की बात करता हूँ, आप पाई चार्ट का कोई सा भी सवाल आ जाएगा, उसमें आप डेटा देखेंगे, ठीक है? क्या उसमें आप डेटा देखेंगे? क्या डेटा या तो परसेंटेज में होगा, ठीक है, या डेटा होगा डिग्री में। किस में होगा? डिग्री में, ठीक है। डेटा या तो परसेंटेज में होगा या डेटा होगा डिग्री में, ठीक है। अगर परसेंटेज में है तो टोटल की बात करते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इस बात को ध्यान रखें। तो परसेंटेज में जो अपन कुल मानते हैं वो कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। क्यों मैं हर क्यों का जवाब दे रहा हूं? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ याद रखने के लिए उसके तर्क वितर्क ध्यान होने चाहिए, ठीक है। मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और नहीं भी है तो अब आपको सिलेक्शन के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। राजस्थान में होने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें समय बहुत मिलता है, इसलिए अपन इस मेथड से जा रहे हैं, इसलिए अपन बेसिक से जा रहे हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट का लोड भी नहीं आए और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएं। फाइनली लेना तो सिलेक्शन ही है सभी को। तो मैंने क्या समझाया कि पाई चार्ट वाला जो भी सवाल आएगा उसमें आप क्या देखेंगे? डेटा या तो परसेंटेज में होगा या डिग्री में होगा। जब परसेंटेज में होता है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो टोटल अपन क्या मानते हैं? 100%। और जब डिग्री में होता है तो उस पूरे जो दिए गए मान है उन सबका टोटल अपन कितना मानते हैं? 360 डिग्री के अंदर वो बनाया गया है, क्योंकि किसी भी सर्कल के जो चारों तरफ जो कोण बना है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसके कितने भी पार्ट्स अपन डिवाइड कर ले हुए हैं, इस तरीके से यही होता है। यहाँ परसेंटेज वैल्यू दी गई है, यहाँ परसेंटेज वैल्यू दी गई है। बस इस चीज़ को ध्यान रखें, आपका सवाल आसान हो जाएगा और आप देखें कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो गई हमारे ख्याल से। अब सवाल पढ़िए, क्या कहते हैं ये? कॉरपोरेट्स, ठीक है। कॉरपोरेट्स और केंद्र सरकार। कॉरपोरेट में कितना दे रखा है? सवाल में क्या दे रखा है देखो, कॉरपोरेट और केंद्र सरकार, ये पूछा है हमसे। केंद्र सरकार, कॉरपोरेट में हमको दे रखा है कितना? 11%। कितना दे रखा है? 11% अनुपात। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो केंद्र सरकार की वैल्यू अपन को निकालने की, यहाँ से अपन ने कितनी राशि ली है, और निकालने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए, और वो है ये। डेटा परसेंटेज में है तो टोटल क्या है? 100%, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 100% मानो टोटल को, और माइनस करते चले जाओ जो बचे हैं उनको, ठीक है। 2 + 4 + 16 + 33 + 11, क्योंकि तभी तो हमें केंद्र सरकार का मिलेगा। और 2 + 4 + 16 + 13, 2 और 4 6, 16 और 6 22, 22 और 33 55, 55 और 11, 55 और 11 हो गया आपके 66। तो 100% -66 केंद्र सरकार का अपना आ गया कितना? 34%। कितना आ गया? 34% आया अपना केंद्र सरकार का, निकल के कितना आ गया अपना? 34%। तो आप देखेंगे क्या? 34%। अब 11 से 34 को काटें तो लगभग 3 बार पूरा पूरा कटेगा, 1.3 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो लगभग इन्होंने पूछा है, सवाल में साफ साफ दिया है क्या? कुल एकत्रित राशि, और क्या है? एकत्रित राशि लगभग अनुपात पूछा है। लगभग अनुपात में 1:3 पॉइंट में कुछ, ठीक है। तो 1:3 हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग में अपन से पूछा है, तो लगभग में अपन देख रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दा ये था कि आप जो डेटा है पाई चार्ट में वो या तो परसेंटेज में होगा या डिग्री में होगा। जब डिग्री में होगा तो टोटल 360 डिग्री मानकर सॉल्व कर लेंगे, और जब परसेंटेज में होगा तो 100% मानकर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा पीएसआई का पेपर था जो 7 अक्टूबर 2018 को हुआ था, पीएसआई 2016 का। इसी प्रकार आगे की सीरीज में आप देखेंगे कि आपको जो 2021 के जो पेपर हुए हैं उसमें जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, शायद 13 तारीख को हुआ है एक, तो 13/9/2021 को, फिर 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को, वो भी आगे मिलेंगे। इसी प्रकार वीडियो को बार बार देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को शेयर करें कि हाँ, मैथ्स मैजिक नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान में होने वाली सभी एग्जाम में मैथ्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यूट्यूब पे
प्रोवाइड करवाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप देखेंगे कि जो PYQs भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो धीरे 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 आप उस लेवल तक कम से कम पहुंच जाएंगे कि जहां कुछ नहीं था वहां 50% तक पहुंचेंगे। जो 50% पे हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। बार बार देखें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।